हाय। आज के वीडियो में हम ईएसआई और फाइनेंस के दो टॉपिक्स को एक साथ लिंक करेंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट है, रिसेंटली आपने आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक यहाँ पे सबमिट हुई थी मुंबई में, जिसको बोलते हैं वेव्स सबमिट। ठीक है, इससे एक वर्ड निकल के आया, फिर टर्म निकल के आया, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने बोला ऑरेंज इकोनॉमी। तो मैं सबसे पहले इसको लिख देता हूँ, वेव्स। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, तो नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि ये समिट किस टॉपिक के ऊपर हुआ है। बेसिकली हमारी जो मीडिया, उसके बाद एंटरटेनमेंट जिसमें गेमिंग भी आता है, और मूवी मेकिंग है, उसके बाद म्यूजिक है। तो ये तरीके के जो भी सेक्टर्स हैं, या फिर ऐसे बोल लो कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में आपको बहुत सारे वहाँ पे एक सेक्टर के अंडर बहुत सारे कैटेगरीज मिलते हैं। तो ये जो सेक्टर है, ये किसी भी कंट्री के सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे इंडिया है या फिर यूएस है। आपने मूवीज़ में नोटिस किया होगा कि जैसे अगर हम इसकी बात करें हॉलीवुड की, तो वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आपने जितने भी सुपर हीरोज़ वाली मूवीज़ देखी होंगी या फिर जो साईफाई होती हैं, वो सब में जो एपी सेंटर होता है पूरे वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स का, वो यूएस की कोई सिटी होती है। ठीक है, अब ऐसा जानबूझ के होता है। एक तो ये बात भी है, चलो नेचुरल है वो रीज़न, कि जहाँ पे मूवी बनती है तो वो अपने आसपास के सिटीज़ को ही ज़्यादा दिखाते हैं। ठीक है, बट इससे होता क्या है कि आ, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम में, ठीक है, अगर किसी पार्टिकुलर टाइप की मूवी बन रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की जो भी आई मीन उस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का उसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएस गवर्नमेंट की होती है। अगर आपको मूवीज़ के थ्रू ये चीज़ बहुत लंबे टाइम तक दिखाया जाए, तो वो थोड़ा माइंड में बन जाता है ऐसा, कि यूएस को हर टाइप के सिचुएशन को हैंडल करने की एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, अब ये चीज़ है बहुत छोटी, बट ये किसी भी कंट्री के सॉफ्ट पावर को बिल्ड करने में, ठीक है, और उसे लोगों के दिमाग तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल रहता है इसका। ठीक है, अब इसको कुछ लोग नैरेटिव बिल्डिंग भी बोलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से गलत नहीं है, क्योंकि हर कंट्री चाहती है कि उसकी इमेज दुनिया में बहुत अच्छी बने, और जब भी कोई अगर इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर, ठीक है, डिस्कशन हो रहा हो, तो उस कंट्री को उस टेबल पे जगह मिले। ठीक है, ओके। तो वेब समिट के थ्रू क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम ऑरेंज इकोनॉमी को, अच्छा, ये जितने भी इंडस्ट्रीज़ के मैंने नाम बोले थे, ये टुगेदर फॉर्म करते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, और इंडिया में अभी जो इसका मार्केट साइज है, दैट इज़, ये इकोनॉमी मतलब ये सारे इंडस्ट्रीज़ मिला के कंट्रीब्यूट करते हैं $30 बिलियन, ठीक है, पर ईयर टू द जीडीपी। और ये इंडिया की बात कर रहा हूं मैं अभी। गवर्नमेंट का टारगेट है कि इस फिगर को बढ़ा के ले जाना है अप टू 50 बिलियन यूएसडी। ठीक है, टिल 2029-30, इस टाइम तक 50 बिलियन इसको लेके जाना है, 50 बिलियन तक। तो ऐसे तो जाएगा नहीं ये। तो इस बार का जो वेव्स सबमिट था, ये फर्स्ट सबमिट थी। मतलब इसके बाद हो सकता है हर साल हो। अभी तक इसके बारे में ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हर साल होगा कि नहीं, बट अभी हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि जब कोई नई चीज़ होती है तो गवर्नमेंट का या उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनका मोटिव ये रहता है कि ऐसे टाइप के सबमिट हर साल किए जाएँ, सो दैट इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो। अगर कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही है तो आप उसको 5 साल के गैप पे नहीं कर सकते, फिर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि ये एक ईयरली सबमिट है, ठीक है, एनुअल सबमिट है, और नंबर्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इस सबमिट में जो कि 4 दिन तक चला है, ये स्टार्ट हुआ है 1 मई को और इसका लास्ट डे था 4 मई को। तो इसके बीच में बहुत सारी बिजनेस डील्स भी हुई हैं। एज इन, अगर मैं इसको क्वान्टिफाई करूं, तो टोटल जो बिजनेस डील्स हुई हैं सिर्फ, ठीक है, वो समथिंग, इसको आप देख लेना, आई थिंक ये 9 मिलियन है। और उसके बाद बहुत सारे एमओयूज भी साइन किए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एमओयूज के को अगर हम क्वांटिफाई करें तो इंडियन रुपी में वो 8,000 करोड़ के आसपास का एमओयू हुआ है, जो मोस्टली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हुआ है, क्योंकि आपको पता है मुंबई जो है वो इंडिया की मूवी इंडस्ट्री का एपी सेंटर है, एटलीस्ट अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो। उसके बाद जो हमारे
साउदर्न इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें तमिलनाडु का अलग है, कर्नाटका का अलग है, ठीक है, और फिर आपका तेलुगु अलग है, मलयालम मूवीज़ का उसकी इंडस्ट्री अलग है। तो ऐसे ऐसे करके हर जगह है। आप अगर ईस्ट साइड में हो तो बंगाल का अलग है। तो वेव्स ये करेगा काम, मतलब इस प्लेटफॉर्म का पर्पस ये है सिंपली कि जितने भी अलग अलग हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, वो चाहे लोकेशन वाइज हो चाहे वो इंडस्ट्री वाइज हो, उन सबको एक साथ ला के, ठीक है, आपस में कैसे उनको आपस में कैसे इंटीग्रेट किया जाए एंड ओवरऑल कैसे हम ऑरेंज इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। अब सिर्फ अनाउंसमेंट से तो काम नहीं चलेगा कि ठीक है हम इसको अप टू $50 बिलियन लेके जाएंगे नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में। तो इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे पॉलिसी डिसीजंस लिए गए थे जिससे कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी अचीव हो। उसमें है, एक है सबसे पहला, एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी, ठीक है, कुछ ऐसे ही नाम है इसका। तो ये अनाउंस किया गया है कि ये इस टाइप का पहला इंस्टीट्यूट होगा। लाइक इस नाम से कोई और इंस्टीट्यूट नहीं है पहले से, ठीक है। अगर पहले का था भी, मान लो जैसे अगर मास कम्युनिकेशन की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भी है, सब कुछ है। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। तो जैसे मास कम्युनिकेशन से जाने वाले लोग, आई मीन वहाँ से पास आउट होने वाले लोग मोस्टली वो मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं। बट ये जो इंस्टीट्यूट होगा, ये एक, आप इसको बोल सकते हो कि ये एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट देगा, ठीक है। इसमें कोर्सेज बहुत ज़्यादा डाइवर्स होंगे। तो यहाँ से हो सकता है कि कोई गेमिंग इंडस्ट्री में भी जाए, मीडिया में भी जाए, मूवी मेकिंग में भी जाए। तो ये अपने आप में पहला इंस्टीट्यूट है जिसके कोर्सेज बहुत ही डाइवर्स होने वाले हैं। तो ये तो हो गया इंस्टीट्यूट की बात। अगर हम फंड की बात करें तो एक $1 बिलियन फंड अनाउंस की गई थी, ठीक है। ये आई थिंक फेब या मार्च की न्यूज़ है। तो ये सबमिट होने के पहले ही इसको अनाउंस कर दिया गया था, ठीक है। तो दिस $1 बिलियन फंड इज फॉर बूस्टिंग, ठीक है, दी क्रिएटिव इकोनॉमी। अच्छा, ऑरेंज इकोनॉमी को दूसरे वर्ड्स में हम क्रिएटिव इकोनॉमी भी बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये दो यहाँ पे ऐसे डिसीजंस हो गए जो कि ये सबमिट स्टार्ट होने के पहले ही लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये इसी को यहाँ पे एम्पलीफाई कर रहा है। अच्छा, दूसरा जो कि इससे रिलेटेड है बट ये बहुत पहले की बात है, एक आपने अवार्ड्स का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। तो ये आई थिंक अभी भी हुआ था इस साल, शायद ये दूसरी बार हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, बट हाँ, ये अवार्ड का नाम आप सर्च करना। तो इसका भी पर्पस वही सेम था कि जितने हमारे क्रिएटर्स हैं, खास करके जितने हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं अलग अलग यहाँ पे प्लेटफॉर्म से, वो चाहे यूट्यूब हो, बहुत पहले टिकटॉक हुआ करता था बट अब नहीं है, तो अब इंस्टाग्राम का जो आता है प्लेटफॉर्म वो, तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को नॉलेज ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज करने का काम उस अवार्ड में किया गया था, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑरेंज इकोनॉमी और उससे रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, हमारे की फिगर्स हैं। इसके साथ साथ आप थोड़ा सर्च करके और देख लेना, मतलब गूगल पे आप सिंपली सर्च करो कि इंडिया ने और क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, ठीक है, क्रिएटिव इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए। इसमें आपको जो भी पॉइंट्स मिलता है आप इसको एक बार लिख के रख लेना। ये टॉपिक आपके सिलेबस से डायरेक्टली लिंक्ड है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ईएसआई से रिलेटेड तो है ही। अब ये फिनांस से कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आगे, बट हाँ, ईएसआई के अंडर आपको क्रिएटिव इकोनॉमी के ऊपर सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप ऐसे पूरे इकोनॉमी को डिवाइड करो 3 पार्टिकुलर सेक्टर्स में, जिसमें हम बात करते हैं प्राइमरी की, सेकेंडरी की और लास्ट में होता है टर्शियरी, तो क्रिएटिव इकोनॉमी आपके टर्शियरी सेक्टर का पार्ट होगा। तो ये सिलेबस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आप इसको ये सोच के मत छोड़ देना कि ये कोई नॉर्मल सा अवार्ड है, क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गए हैं और उन्होंने बार बार बात की है ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ओके, इसी सबमिट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनएसई, तो एनएसई ने अनाउंस किया कि वो एक ऐसा इंडेक्स लेके आएंगे, वो ऑलरेडी लॉन्च हो भी चुका है इनफैक्ट। तो ये इंडेक्स क्या करेगा कि ऑरेंज इकोनॉमी में जितने भी कंपनीज काम कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे एक तो सबसे पहले कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि इस सेक्टर से रिलेटेड हो गए बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे आपने नोमेनक्लेचर कर दिया कि इसमें गेमिंग भी है, मीडिया भी है, उसके बाद एंटरटेनमेंट भी है, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि इनमें से किसी भी एक इंडस्ट्री के ऊपर वर्क कर रही है और वो लिस्टेड है हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे, मतलब एनएसई हो चाहे बीएसई हो, राइट। तो एनएसई ने अनाउंस किया कि हम एक ऐसा इंडेक्स अभी लॉन्च करने वाले हैं जो पार्टिकुलरली ऑरेंज इकोनॉमी में काम कर रहे कंपनीज को मतलब वो ट्रैक करेगा।
और इसका नाम उन्होंने रखा इसी समिट के ऊपर, इसका नाम रखा निफ्टी वेव्स इंडेक्स। ठीक है, अब आपके ये फिनांस का टॉपिक हो गया। और अगर आप फेज 2 का सिलेबस देखो तो उसमें लिखा हुआ है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, ये आप देखना वहां पे लिखा होगा। तो ऐसे न्यूज़ जब भी आते हैं ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी कंपनीज हैं, ठीक है, या फिर जितनी भी कंपनीज हैं उसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, राइट, इसका बेस ईयर क्या है या फिर बेस डेट क्या है, बेस वैल्यू क्या है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले निफ्टी वेव्स इंडेक्स। अब अगर इंडेक्स की बेसिक मीनिंग आपको अगर आपको पता हो, वैसे हम अपने चैप्टर्स में ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने हमारा फाउंडेशन कोर्स लिया है तो ऑलरेडी इसके ऊपर बात हो चुकी है कि एक इंडेक्स का काम क्या होता है। तो एक इंडेक्स जो होता है वो अपने सेक्टर को या अपने इंडस्ट्री को मिरर करता है। ठीक है, उसके फिनेंशियल परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। जरूरी नहीं है कि वो सारी कंपनीज जो कि एक पार्टिकुलर सेक्टर से या फिर इंडस्ट्री से आती हो और जो ऑलरेडी लिस्टेड भी हो, तो वो सारे के सारे कंपनीज को किसी इंडेक्स में जगह मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो क्या होता है, जो टॉप की कंपनीज होती हैं उसको उठा के एंड उससे फिर इंडेक्स को फॉर्म किया जाता है। तो लाइक वाइज अगर हम ऑरेंज इकोनॉमी की बात करें तो इसमें बहुत सारे कंपनीज हैं, हो सकता है मोर देन 100 हो। मैंने काउंट नहीं किया है क्योंकि ऐसा कोई डेटा आपको मिलेगा नहीं, वैसे डायरेक्टली मैनुअली आपको देखना होता है। लेकिन अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स में 43 कंपनीज को इंक्लूड किया गया है जो कि ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट है या फिर ऑरेंज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट जो आ गया वो ये कि द निफ्टी वेव्स इंडेक्स हैज़ 43 कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज। ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम इंडेक्स की ही बात कर रहे हैं तो आपने नाम सुने होंगे ये सब, निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी लार्ज कैप, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी लार्ज मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप। तो ऐसे जो इंडेक्स होता है ना, इनका फिक्स होता है कि इसमें मतलब कि किस टाइप की कंपनीज को इंक्लूड करना है। तो जैसे निफ्टी 50 है, अगर आप लार्ज कैप कंपनीज को देखो तो सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप मार्केट कैप का मतलब ये हो जाता है कि जिस प्राइस पे अभी वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स। ठीक है, मतलब कि कितने स्टॉक्स या फिर कितने शेयर्स उस कंपनी ने इशू किए हैं अभी तक, तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैप के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जितने भी कंपनीज लिस्टेड हैं, वो चाहे एनएसई हो चाहे बीएसई हो, आप उन सबको लिस्ट करो। क्योंकि हम बात यहाँ पे निफ्टी की कर रहे हैं तो अभी हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे एनएसई का। तो एनएसई पे जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनके मार्केट कैप को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो अगर, ठीक है, या सॉर्ट करो, तो जो टॉप की 100 कंपनीज हैं उनको हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज। उसके बाद 101 से लेके 250 तक जितनी कंपनीज हैं उसको बोलते हैं मिड कैप। फिर 251 ऑनवर्ड जितनी भी कंपनीज हैं उनको बोलते हैं स्मॉल कैप। ठीक है, तो इन सब के लिए इंडेक्स अलग अलग है। निफ्टी लार्ज कैप इंडेक्स अलग है, निफ्टी मिड कैप अलग है, निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप भी है जिसमें फर्स्ट कंपनी से लेके 250 पे जो कंपनी है उसको कंबाइंडली हम बोलते हैं निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप। अच्छा, निफ्टी 50 जो है, क्योंकि लार्ज कैप में टोटल कितने कंपनीज हो गए 100, लेकिन निफ्टी 50 जो है लार्ज कैप में भी टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स होता है। तो लाइकवाइज यहाँ पे निफ्टी वेव्स इंडेक्स जो है वो 43 कंपनीज का इंडेक्स है। अच्छा, इसका जो बेस डेट है, मतलब कि किस टाइम से प्राइस मूवमेंट को ट्रैक किया जाना स्टार्ट किया गया है इसमें, वो है 1 अप्रैल 2005। अब नॉर्मली जो बेस ईयर या बेस डेट ली जाती है वो इस बात को ध्यान में रख के कि उसके आसपास कोई बहुत मेजर ऐसा प्राइस में फ्लक्चुएशन ना हुआ हो। तो जैसे आपको पता है कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो सारे इंडेक्स नीचे गिरे थे। तो उसके कुछ टाइम पीरियड बाद तक जो आपको प्राइसेस मिलेंगी वो रिकवरी फेज में मिलेंगी। ठीक है, तो उसको भी लेना सही नहीं था। देन अगर हम बात करें तो कोविड के टाइम पे फिर अगेन दिक्कत हुई है। रिसेंटली भी हम रख नहीं सकते थे क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा प्राइस का करेक्शन हुआ है। तो उन्होंने एक सेफ टाइम लिया जिसके बीच में कोई मेजर ऐसे प्रॉब्लम ना हुई हो। वो ईयर है 2005, 1 अप्रैल डेट है। ठीक है, अगर हम बेस वैल्यू की बात करें तो बेस वैल्यू है इसकी 1000। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 43 कंपनीज को इंडेक्स में जगह दी गई है
तो इनका कुछ ना कुछ वेटेज होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल 2005 को ये 43 कंपनीज का जो प्राइस था उस समय उसी को ऐड करके इंडेक्स की वैल्यू बना दी गई हो, ऐसा नहीं होता। इंडेक्स की बेस वैल्यू रखी गई है 1000। अब उसमें देखा गया कि किस कंपनी का कितना कितना वेटेज लिया जाना है। तो वेटेज में मैक्सिमम जो क्या बोलते हैं उसे, जो मैक्सिमम वेट है वो है 5%, मतलब 5% से ज़्यादा किसी कंपनी का वेट इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। मैक्सिमम वेट कैप्ड एट 5%। बट अगर आप अभी का फिगर देखो, ठीक है, मतलब इस इंडेक्स के अभी की जो प्राइस होगी उसको अगर आप देखोगे तो ये लगभग 2000 के आसपास है। लगभग 2000 के आसपास है। इसकी सिंपल सी मीनिंग ये हो गई कि जो बेस वैल्यू है, ठीक है, मतलब कि अगर आप वेटेज के टर्म्स में ही बात करो तो जिन कंपनीज को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है, अप्रॉक्स उनकी वैल्यू डबल हो चुकी है अभी, इसीलिए 1000 था और वो आपको दिखाई दे रहा है अभी 2000, ठीक है। अच्छा, बेस वैल्यू में मैक्सिमम वेटेज जो है वो सबका, मतलब सबका नहीं, लेकिन जो वैसे कंपनीज हैं जिसका मैक्सिमम वेट है इसमें, तो वो 5% फिक्स किया गया है। तो बहुत सारे कंपनीज हैं इसमें, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से नेम्स हैं जो जिसको हम बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा फेमस नेम्स हैं, ठीक है। तो उस समय 5% रखा गया था, बट अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कुछ कंपनीज का आपको उसमें 5.73 भी दिखेगा या 5.5 के आसपास। तो उसका मतलब ये है कि जब ओरिजिनल जो वेटेज था, ठीक है, और अब जो फाइनल इंडेक्स की वैल्यू निकल के आ रही है उसमें चेंजेस अपने आप हो गए हैं, मतलब वो ऑर्गेनिक चेंज है, ठीक है। इसका मतलब ये है सिंपली कि अगर किसी कंपनी का वेटेज पहले 5% था और इंडेक्स की वैल्यू पहले 1000 थी, अब अगर इंडेक्स की वैल्यू हो गई है 2000 और उस कंपनी का वेटेज 5 से बढ़ के हो गया 5.5 मान लो, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडेक्स की जो ग्रोथ है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ग्रोथ उस कंपनी के स्टॉक के प्राइस की हुई है। इसकी सिंपल सी मीनिंग ये है। तो ऐसे आपको समझना है। अब अगर हम कंपनीज की बात करें कि कौन कौन से कंपनीज जो बहुत ज़्यादा फेमस कंपनीज हैं, या फिर अगर आप ऐसे बोलो कि टॉप 5, उसमें सबसे पहला नाम आता है नज़ारा। मैं लिख देता हूँ इसको, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन कहीं अगर पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा वेटेज किस कंपनी का है या फिर अभी के प्राइस के हिसाब से, तो उसमें नाम आता है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। अच्छा, हो सकता है इसका आपने नाम ना सुना हो, लेकिन मैं आपको कुछ साइट्स के नाम बताता हूँ जो आपने सुने होंगे शायद। एक जैसे आता है स्पोर्ट्स कीरा, ठीक है, तो स्पोर्ट्स कीरा की पेरेंट कंपनी यही है। उसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ गेम्स खेले होंगे, जैसे एक होता है वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, जैसे इसमें फुटबॉल में फीफा गेम होता है वैसे ही ये भी है, तो उसकी भी पेरेंट कंपनी यही है। इसके अलावा कैरम बोर्ड हो या फिर और भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, तो उनके ऊपर वीडियो गेम्स ये कंपनी बनाती है। कुछ और इसमें कंपनीज हैं, जैसे कि जी इंटरटेनमेंट, जी मीडिया, ठीक है। उसके बाद TV 18 जिसमें न्यूज़ 18 आता है, जिसमें CNBC आता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंपनीज इस इंडेक्स के पार्ट हैं। तो अभी मैंने जितने फैक्ट्स बताए हैं वो आप एक बार देख लेना, ठीक है, ये आपको काम आएगा। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, क्योंकि मैंने बताया ये फिनांस से भी रिलेटेड है और आपके ESI के पार्ट से भी रिलेटेड है। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। मैं कोई यहाँ पे PPT लेके नहीं आया था, बट आई होप मैंने जितने फैक्ट्स आपको बताए हैं वो आपने नोट कर लिए होंगे, ये आपको आगे काम आएगा। अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम नहीं आया तो डिस्क्रिप्टिव में जहाँ भी स्कोप दिखे, जैसे मान लो अगर बात हो रही है कि अगर इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनना है बाई 2047, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि हमारे लिए उसमें इनेबलर्स का काम करेंगे, तो आप ऐसे ऐसे सनराइज सेक्टर्स, मतलब जो अभी ग्रो करना है, स्टार्ट हुए हैं, आप उनका नाम लोगे अगर, तो आपके आंसर में वेट ज़्यादा आएगा एंड आप वहाँ पे बता पाओगे कि कोई ऐसा सेक्टर जिसमें एक्टिविटीज़ मतलब हो रही हैं, शायद हो सकता है कि बहुत पहले से हो रही हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस, ठीक है, गवर्नमेंट का फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के कोई इंडस्ट्री रैपिड ग्रो नहीं कर सकती। तो ये आपको वहाँ पे बताना है। इसकी हेल्प से आप बहुत जगह आंसर लिखने में आपको बहुत जगह इसकी हेल्प पड़ेगी, तो आप अच्छे से नोट कर लेना। आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।